हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो आज हम अपने भारतीय इतिहास सीरीज के तीसरे वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो हमारा न्यू टॉपिक है वह है सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इससे पहले कि मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने भारतीय इतिहास और उसको जानने के स्रोत, उनके बारे में विवरण दिया गया था। तो जिन्होंने भी हमारी वो इतिहास सीरीज की पहली 2 वीडियो नहीं देखी, मैं चाहूँगा कि पहले वो उन 2 वीडियो को देखे, उसके बाद ही आगे बढ़े। क्योंकि इससे क्या होता है कि सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो जो अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसे सीक्वेंस में ही पढ़ना चाहिए। इससे फ्लो बने रहता है और याद करने में आसानी रहती है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भारतीय इतिहास के बारे में बताया था कि कैसे हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ताकि वो पढ़ने में उसकी जो सुविधा है वो आसानी हो, और जितने भी हमारे इतिहासकार हैं उन्हें रिसर्च करने में, उन्हें इतिहास लिखने में आसानी हो, ताकि आम लोगों तक हमारा इतिहास अच्छे से पहुँचे। तो उन्हें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत में बांटा गया है। तो अपनी सीरीज को जारी रखते हुए आज हम अपने नए अध्याय, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने इसे बिल्कुल, जो ये नोट्स बनाया है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है। इसके एक एक फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और यह सिंधु नदी हड़प्पा नामक स्थान से बहती थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखिए, सिंधु नदी के बारे में हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी जो है अभी जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधे पाकिस्तान की तरफ ओर जाती है। तो वही सिंधु नदी के बगल में एक स्थान था, हड़प्पा, जहाँ से ये नदी बहती थी। तो इसी वजह से इस सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया है, इस शहर की वजह से। और इसे, जैसे सिंधु नदी के किनारे था, तो इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसे नगरीय सभ्यता का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि प्राचीन परिस्थितियों में और उस टाइम के जो वातावरण था, जहाँ ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई वैज्ञानिक शोध हुआ करते थे उस टाइम भी, अगर हम देखें तो जिस तरह से वहाँ का जो जितने भी स्थान मिले हैं इस सभ्यता में, वो सब ऐसा लगता था जैसे कि उनकी जो देखने का जो जो अभी अब उनकी जो खंडहर है, जब हमने उसकी रिसर्च करी, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लोगों ने, तो उन्हें पता चला कि वहाँ बिल्कुल एक नगर की तरह माहौल था बिल्कुल। और जो मकान बनाए गए थे, ईंटों से बनाए गए थे, पक्की ईंटों से। वहाँ जो था निकासी के लिए जो क्या कहते हैं, ये लाइन होती थी, वो इतनी अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से बनाई थी कि हर कोई हैरान था कि इतने प्राचीन टाइम में भी इतना नगरीकरण किसी सभ्यता में दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से नगरीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त है। तो हम देखते हैं इसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा। तो हम देखेंगे कि जो इतिहास है उसे हम, जो काल है, उसे हम
3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल, इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी भी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल जो होते हैं वो इसलिए, उसका जो मतलब है कि उसमें सबसे जो विशेषता उसकी है उसमें यह है कि उसमें किसी भी लिपि का कोई प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब इसका इतिहास ऐसा है कि उसमें आप जैसे शैल चित्र हो गए, या उस टाइम के जो लोग होते थे वो विभिन्न विभिन्न टाइप के चित्र बना के ये अपनी सांस्कृतिक जो भी विशेषताएं हैं उनकी, वो बहुत अलग टाइप की होती थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई लिपि का प्रयोग नहीं होता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें लिपि का प्रयोग तो होता है, मतलब इसमें यह लिपि में मिलता है लिखा हुआ, परंतु इसे कोई पढ़ नहीं पाया। आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता ये है कि यह लिपि में तो लिखा गया है यह, पर इसको कोई पढ़ नहीं पाया इस काल के टाइम। और फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका विवरण हमें लिपि के माध्यम से मिल जाता है आसानी से। ठीक है, ये लिपि ऐसी है कि पढ़ी भी जा सकती है। तो सिंधु सभ्यता को इसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने इसे आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे प्राचीन धातु जो सिंधु सभ्यता के टाइम थी वो थी तांबा और कांसा। इसके साथ ही इनका सोने चांदी का ज्ञान भी था। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चांदी का स्रोत सिंधु सभ्यता वासियों के लिए ईरान और अफगानिस्तान था। अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वप्रथम चाक के पहिए और मिट्टी के बर्तन सिंधु सभ्यता के काल में बनाए गए थे। ठीक है, और इस सभ्यता के प्रमुख पशु थे हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन और भेड़ा। तो ये 5 आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं। सर्वप्रथम गोडीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल सिंधु सभ्यता का व्यापारिक स्थल था और लोथल इस सभ्यता में बंदरगाह भी था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ था, तो लोथल में। सिंधुकालीन स्थल कालीबंगा से सर्वप्रथम जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये कालीबंगा की एक मुख्य विशेषता प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगला चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को चित्रांकन लिपि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इस लिपि के 10 अक्षर लिखित शब्द से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसे चित्रांकन लिपि, क्योंकि यह जैसे चित्र होते हैं उस हिसाब से लिखी जाती है चित्रों के माध्यम से, तो इसे हम चित्रांकन लिपि कहते हैं। और इसमें से इस लिपि में 10 अक्षर लिखित प्राप्त हुए हैं। मात्र 10 अक्षर लिखित शब्द इस लिपि के प्राप्त हो पाए। तो हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब हम जो इस सभ्यता में बाद में जो खोजे हुए स्थल प्राप्त हुए सभ्यता के उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो स्थल है वो हड़प्पा, ये वर्तमान में ये पाकिस्तान के मोंटीगोमरी जिले में स्थित है।
यह रावी नदी के बाएं तट पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा नामक स्थान से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद श्रमिक वर्गों के लिए निवास स्थान प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे समाधि 37 के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप लिख लेना, ठीक है। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। और एक चीज़ और है कि हड़प्पा जो स्थल है उसके पूर्व में नगर का टीला और पश्चिम में दुर्ग टीला था, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित। देखो, जैसे हड़प्पा में अन्नागार के साक्ष्य मिले थे, वैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम सभा भवन और पुरोहित आवास के साक्ष्य। देखो, श्रमिक आवास के साक्ष्य हड़प्पा में मिलते हैं। हड़प्पा तो वैसे ही पुरोहित आवास ये मोहनजोदड़ो स्थल में मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम भवन स्नानागार है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे विशालतम भवन स्नानागार है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। सिंधु, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सूती कपड़े का एक विशेष महत्व था, क्योंकि सबसे पहले अगर रेशम उत्पादन की बात की जाए तो ये सिंधु सभ्यता में ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा स्थान, जो कि है लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता का। यह बंदरगाह भी है अभी, और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और क्या देखिए, लोथल के बारे में। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरायवाला नामक स्थान पर भोगा नदी के तट पर स्थित है गोदीवाड़ा। यह ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ से मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। लोथल नामक हड़प्पाकालीन स्थल से मध्य एशिया के व्यापार के स्थल प्राप्त होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जहाजों की गोदी या डाकवाट, मतलब जहाँ जहाज पार्किंग होते थे, वो स्थान भी यही लोथल है, ठीक है। इसमें एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि 3 युगल समाधि के अवशेष जो मिलते थे वो हड़प्पाकालीन लोथल से मिलते थे। 3 युगल समाधि के अवशेष, त्रयोयुगल समाधि के साक्ष्य, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्थल पर, जो है कालीबंगा। यह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो देखते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पहला, हवन कुंड के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। नालियों के प्रबंधन व्यवस्था का अभाव, यहाँ पाकिस्तान की तुलना में जो नालियों की प्रबंधन व्यवस्था थी उसमें बहुत कमियां थी। मतलब ये है कि वहाँ अभाव था, पूरी तरह से नालियों की प्रबंधन व्यवस्था थी ही नहीं।
पाक हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं और यह सबसे प्राचीन स्थल भी कालीबंगा ही है हड़प्पाकालीन सभ्यता का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। तो यह हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 है और इस नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।